करोड़ी सिंह जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ा अहम इशू जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी, इशू जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। जनरल मुनीर इंतजार कर रहे हैं कि कब मुझे सीडीएफ बनाया जाएगा, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जो है अभी तक जारी नहीं किया गया। यहां तक कि जो शहबाज शरीफ हैं, खबरें आई कि वो नोटिफिकेशन जारी करने से पहले ही लंदन भागे नवाज शरीफ के पास पूछने के लिए कि मैं क्या करूं, मुनीर ने तो मुझे फंसा दिया है। तो सर, मैं वही समझना चाह रहा था कि क्या इसके पीछे के कारण है, क्यों नोटिफिकेशन में देरी हुई और क्यों चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो है मुल्ला मुनीर को बनाने से शहबाज शरीफ के हाथ कांप रहे हैं सब। देखिए राजेश जी, पाकिस्तान में जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद सेना का प्रभाव बढ़ा है और सेना ने अपने आप को वहाँ लेजिटिमाइज कर लिया है कि पाकिस्तान में सेना का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और वो प्रभाव मुनीर ने वहाँ की जो प्रजातांत्रिक सरकार है उस पर दिखाया। प्रजातांत्रिक सरकार ने भी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया की कि मिलिट्री को मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने शायद ये नहीं सोचा कि इसके लॉन्ग टर्म परिणाम क्या निकल सकते हैं पाकिस्तान के। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए वो मुनीर को साथ लेके गए, सेना प्रमुख को, जो कि सामान्य प्रक्रिया नहीं है। दूसरा यह है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे से भी डायरेक्ट मिले। नॉर्मली अमेरिका का राष्ट्रपति सेना प्रमुखों से नहीं मिलता है। तीसरा ये हुआ कि मुनीर ने और सेना ने ये प्रयास किया कि यहाँ की पाकिस्तान की राजनीति पे, सरकार पे सेना का प्रभाव बढ़ना चाहिए। और इसके लिए वो जो 27वां संशोधन लाए उसमें 3 प्रमुख परिवर्तन करे। पहला परिवर्तन तो ये किया कि मुनीर को डिफेंस का चीफ बना दिया जाए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का, जो पहले से एक था चेयरमैन ऑफ द जॉइंट फोर्सेस का था, जो मिर्जा है। हाँ, मिर्जा थे। तो वो अभी रिटायर हो गए थे। 28 को उनका रिटायरमेंट हुआ है। तो उसके बाद ये मान के चल रहे थे कि भाई 27वां संशोधन हो गया, उनके ऑर्डर हो जाएंगे, लेकिन ऑर्डर नहीं हुए। दूसरा यह है कि और अधिक प्रभाव जमाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को विभाजित कर दिया और उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर बना दिया है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसमें सेना प्रमुख की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी उनको अपॉइंट करने में। तीसरा यह है कि मुनीर को एक फील्ड मार्शल के रूप में और जो कमांडर के रूप में ये इम्यूनिटी दी गई कि अगर वो कोई अपराध भी करते हैं तो उन पे कोई कोर्ट में केस नहीं चलेगा, कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा। उससे प्रधानमंत्री को भी वो इम्यूनिटी नहीं है, केवल राष्ट्रपति को होती है। तो इससे ऐसा लगा कि वो बहुत पावरफुल हो गए हैं। और इसकी प्रतिक्रिया दुनिया के अलग अलग देशों में हुई कि पाकिस्तान में प्रजातंत्र खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी प्रतिक्रिया की, जो कि नॉर्मली संयुक्त राष्ट्र संघ को इस मामले में नहीं करते हैं क्योंकि डायरेक्ट कोई ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की भी प्रतिक्रिया आई कि इससे प्रजातंत्र कमजोर होगा और पाकिस्तान में सेना का महत्व या सेना का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए और प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अब शहबाज शरीफ को और सरकार को ये रियलाइज हुआ कि हमने गलती कर दी है इस तरह का संशोधन करके और मुनीर को इतने पावर देके कि वो तो एक वर्चुअली प्रधानमंत्री हो जाएगा या प्रधानमंत्री का के भी ऊपर प्रधानमंत्री को भी नियंत्रित करेगा। तो शहबाज शरीफ यहाँ से बहरीन गए और बहरीन से सीधे लंदन चले गए, अपने बड़े भाई को शायद कंसल्ट करने के लिए गए होंगे। एक तो ये जो बात कही जा रही है कि बड़े भाई से कंसल्ट करने गए हैं, गलती हो गई, उनको रियलाइज हो रहा है। दूसरा यह है कि इसमें एक प्रोसीजर होती है, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है तो फाइल चलती है, जो कि हमारे
पार्ट में जो ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्री रहे हैं, वहां पर एक लंबी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होती है। तो फाइल चलेगी, डिफेंस मिनिस्टर अप्रूव करेगा, डिफेंस मिनिस्टर भी बाहर है, प्रधानमंत्री भी बाहर चला गया, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। लेकिन ये दूसरा जो बात कही जा रही है कि टाइम कंज्यूमिंग है, प्रोसीजरल है, तो प्रोसीजरल नहीं है। मुझे लगता है ये सब्सटेंटिव है कि क्या मुनीर को इतने पावर दिए जाएं नहीं दिए जाएं। वहां से जो शहबाज शरीफ आ रहे हैं तो सीधे लाहौर आ रहे हैं, जी। इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं। तो लाहौर आके वो अब वहां पे कोई ऑर्डर निकालेंगे, मीटिंग करेंगे और उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे कि क्या ऑर्डर निकाले जाएं नहीं निकाले जाएं। क्योंकि अब उनको रियलाइज हो गया कि ये तो हमने जाने अनजाने में गलती कर दी है और उस गलती का अब करेक्शन कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपने संविधान ठीक का है। संशोधन कर लिया, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली, केवल ऑर्डर निकालना है। तो अब उनके लिए मुझे लगता है कि ये गले की हड्डी बन गई है, न निगल पाते हैं न उगल पाते हैं। तो पाकिस्तान के हालात, मुझे लगता है राजनीतिक हालात बिगड़ते लग रहे हैं भविष्य में। जी ठीक है, सब से एक आखिरी सवाल, क्योंकि एक और बड़ा घटनाक्रम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में घट रहा है। वो अदियाला जेल के अंदर इमरान खान बंद हैं, अडियाला जेल के अंदर, और पीटीआई के समर्थक चाहते हैं कि कम से कम बता दीजिए कि वो सही सलामत हैं, नहीं हैं, बीमार हैं। लेकिन जिस प्रकार से कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है और जिस प्रकार से पिछले 3-4 दिन से अडियाला जेल के बाहर लोगों का जमावड़ा बना हुआ है, क्या हालात बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो शायद फिर तो मुल्ला मुनीर के लिए भी बचकर निकलने का रास्ता मुश्किल हो जाएगा? देखिए राजेश, मुझे लगता है कि कुछ रहस्यमय स्थिति है पाकिस्तान में इमरान को एग्री। लेके, और उसी रहस्यमय स्थिति की वजह से ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर रही है। मुझे लगता है वो सीरियस बीमार हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जेल में रहते हैं, अलग तरीके की लाइफ जिए हुए हैं, तो जेल की लाइफ जीते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मुझे लगता है सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है। कुछ ये भी कह रहे हैं कि वो जिंदा ही नहीं है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मुनीर का जिस तरह का प्रभाव बढ़ रहा है, तो वो किसी भी हालत में इमरान खान को वापस राजनीति में नहीं आने देंगे, ये तो निश्चित है। अब ऐसी स्थिति में जहां खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पे इमरान की पार्टी का शासन है और वहां का चीफ मिनिस्टर भी वहां धरने पे आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कहा जा रहा है, कुछ कह लेकिन रहे हैं कि वहां मैं गवर्नर का बीच शासन में आपको लागू कर। टोक मैं बीच में अगर आपको टोकूं, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो जबरदस्ती की गवर्नमेंट बनाई है सरकार जो 15 सीटें भी नहीं जीत रही थी, बिल्कुल मेजोरिटी लेकर पीटीआई के सांसद आ रहे थे। हमने देखा किस प्रकार से चुनावों में गड़बड़ी की है। और इमरान खान का अभी भी क्रेज पाकिस्तान के अंदर है। अगर उनको कुछ हो जाता तो क्या लग रहा है आपको कि नेपाल जैसे हालात नहीं बनेंगे पाकिस्तान में? देखिए अपने दक्षिण एशिया के ज्यादातर देश हैं, उनमें प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, क्योंकि एक स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए, कंटेस्ट करने देना चाहिए। जैसे इमरान की पार्टी को चुनाव इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने दिया गया, पार्टी को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, फिर भी इंडिपेंडेंट लड़े और वो अच्छी स्थिति में आए। दूसरी तरफ जो इस्लाम पसंद पार्टियां थी, जिहादी जिसको हम कह सकते हैं, उनको कोई ज्यादा समर्थन नहीं मिला। इसका अर्थ ये हुआ कि पाकिस्तान का आवाम है वो प्रजातंत्र को चाहता है। लगभग ऐसी स्थिति दक्षिण एशिया के दूसरे देशों में भी रही, क्योंकि पिछले साल बांग्लादेश में चुनाव हुए तो जो विरोधी दल थे उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, चुनाव में भाग ही नहीं लिया। और जी। जब चुनाव विरोधी दल भाग नहीं लेते हैं तो उस चुनाव की औचित्यपूर्णता या लेजिटिमेसी नहीं रहती है, कहीं भी हो, चाहे किसी भी देश में हो। तो हमारे दक्षिण एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में मुझे लग रहा है कि चुनाव प्रक्रिया को लेके या प्रजातंत्र को लेके एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं और एक नए तरीके की एजेंडा सामने आ रहा है। परंपरागत तरीके से जो एजेंडा होता था समाजवाद, प्रजातंत्र, साम्यवाद, ये होता था, फिर फांसीवाद या सर्वाधिकारवाद आया। अब एक अलग तरीके की राष्ट्रवाद की भावना और एक अपने आदमियों को आउट ऑफ द वे प्रोटेक्ट करने की, जिसको हम पैट्रिमोनियलिज्म कहते हैं।
तो ये जो राष्ट्रवाद और पैट्रिमोनियलिज्म का एक वेव आ रहा है, वो सभी देशों में प्रजातंत्र का संकट खड़ा कर रहा है, और वो पाकिस्तान में भी हो रहा है, दक्षिण एशिया के देशों में भी हो रहा है, और दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रहा है। अभी अगर यूरोप के देश हैं, मैं अगर साफ शब्दों में कहूं कि जिसके पास सत्ता है वो बाय हुक बाय क्रुक अपनी सत्ता को नहीं छोड़ना चाहता है। मैं ये निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता, अपराध और आर्थिक शक्ति का एक तरह का गठबंधन हो गया है। तो उसमें अपराध भी साथ शामिल है, केवल केवल सत्ता नहीं है। नॉर्मली हम कॉर्पोरेट और स्टेट को कहते हैं, लेकिन उसमें अपराध जगत भी शामिल है। तो उनका गठबंधन बन गया है, और वो गठबंधन है वो जनता को नियंत्रित करना चाहता है। जनता में इतनी अवेयरनेस है कि वो नियंत्रित नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि जो मिलेनियल और जेन जी हैं, उसको एमजेड कहते हैं हम आजकल। तो 2030 तक बहुत से देशों में एमजेड जो फोर्स है वो एक टाइम बॉम्ब की तरह से है, और बहुत से देशों में संकट आएगा, क्योंकि जिस तरह का गवर्नेंस है, जिस तरह से सत्ता चला रहे हैं, जिस तरह का एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं शासक, किसी भी तरह के शासक हो, किसी भी राजनीतिक दल के हो, तो निश्चित रूप से 2010 तक पूरी दुनिया में और दुनिया के कम से कम बहुत से देशों में जो एमजेड फोर्स है वो एक टाइम बॉम्ब के रूप में है। अब दुनिया किस दिशा में जाती है ये तो आप फोर्स डिसाइड करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान बेहद नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। लेकिन देखना होगा कि क्या मुल्ला मुनीर वाकई में सीडीएफ बनते हैं, नहीं बनते हैं, शहबाज शरीफ क्या कुछ करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये गले की हड्डी जो है वो मुल्ला मुनीर के बन गए हैं। शहबाज शरीफ ना इसको उगल सकते हैं ना निकल सकते हैं। राजेश, मैं एक सेंटेंस ऐड कर दूं। जिस स्थिति में आ गया है, वहां की प्रजातांत्रिक सरकार ने जो स्थिति बना ली है, उसमें मुनीर को प्रिवेंट करना भी बड़ा मुश्किल है। प्रारंभ में तो कर सकते थे, लेकिन अब इतना उसको मजबूत करके अब एकदम से उसको काट देंगे, मुझे नहीं लगता। तो पाकिस्तान में हो सकता है सैन्य शासन की तरफ पाकिस्तान बढ़ जाए, और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है वो कुछ सालों के लिए, कम से कम 5 या 10 सालों के लिए खत्म हो जाए। इस दिशा में पाकिस्तान जा सकता है। जी जा सकता है, मुझे लगता है जा चुका है। शहबाज शरीफ सिर्फ नाम मात्र के साइन करने के लिए प्रधानमंत्री हैं। जो कोई डिसीजन हो रहे हैं वो तो मुल्ला मुनीर ही ले रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया क्रोड़ी सिंह जी आपका, आप आए और इस मुद्दे पर आपने बात रखी। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू सर।